बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम खेती और पशुपालन से संबंधित विभिन्न विषय आप किसानों के लिए लेकर आते हैं। उन पर होती है विस्तृत चर्चा और साथ ही क्योंकि लाइव फोन इन कार्यक्रम है तो आपके सवालों को भी हम सुनते हैं, वो भी लाइव एक फ़ोन कॉल के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप सवाल या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो आज का विषय क्या है जिस पर होंगे आपके सवालों पर बातचीत और साथ ही आपको जानकारी पहुँचाएंगे उन विषय से जुड़ी हुई। तो आइए नज़र डालते हैं आज के विषय पर। आज का हमारा विषय है सर्दियों में पशुओं का प्रबंधन और साथ ही बात होगी सर्दियों में भेड़ बकरी का रखरखाव किस प्रकार करें। लाइव फोन इन कार्यक्रम है, इसलिए सबसे पहले आप हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लें 1800113060। दूसरा नंबर नोट करें 1800113061। टोल फ्री है ये दोनों नंबर, यानी मुफ्त है, आपका कोई शुल्क इस पर नहीं लगेगा। और इससे भी आसान तरीका एक और आपको बता देते हैं, अगर आपका फ़ोन नहीं लग पा रहा है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपने सवाल। हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट करें आप 8800520717। आप व्हाट्सएप में टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं या फिर आप वॉइस मैसेज भी रिकॉर्ड करके अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा आप हमें सवाल ईमेल भी कर सकते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी भी नोट कर लें hellokisan2015@gmail.com। चाहे ईमेल हो, कॉल हो या फिर व्हाट्सएप सवाल हो, सभी सवाल लाइव कार्यक्रम के दौरान साथ ही साथ हम शामिल करेंगे। और कुछ बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें जिसके बारे में हर बार आपको कार्यक्रम में बताते हैं। अगर आप हमें कॉल कर रहे हैं तो नेटवर्क क्षेत्र से ही कॉल करें, ऐसी जगह से फ़ोन लगाएं जहां पर बहुत ज़्यादा शोर ना हो ताकि आपके सवाल को हम स्पष्ट रूप से सुन सकें। व्हाट्सएप करते हुए अपना सवाल कम शब्दों में समेटने का प्रयास करें और इसी तरीके से ईमेल में भी। लेकिन तीनों ही तरीकों में अपना नाम, अपने क्षेत्र का नाम ज़रूर बताएं और अपने सवाल को स्पष्ट रूप से हम तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो आशा है कि सभी दर्शक इन तमाम बातों का ज़रूर ध्यान रखेंगे और अगर आप हमें कॉल करते हैं तो टेलीविज़न को उस वक्त म्यूट कर दें ताकि किसी तरह का व्यवधान ना हो आपके सवाल को समझने में। तो जैसा कि आज का हमारे विषय है पशुपालन से जुड़े हुए, यानी सर्दियों के मौसम में पशुओं का रखरखाव किस प्रकार से करें और भेड़ बकरी का रखरखाव कैसे हमारे जो किसान पशुपालक हैं जो कि भेड़ बकरी पालते हैं वो इस मौसम में कर सकते हैं। तो दोनों पर आइए बातचीत की शुरुआत करें। उससे पहले हमारे दो मेहमान जो हैं जो आज के इन विषयों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी देंगे और आपके सवालों के जवाब देने में हमारी मदद करेंगे, उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर KLM पाठक सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। और आप पूर्व कुलपति हैं दुआसू मथुरा के और आपसे जो हमारा पहला विषय है सर्दियों में पशु का प्रबंधन या फिर पशुपालन से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है वो भी आप उन तक पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर मनीष कुमार चौटली जी हमारे साथ हैं और आप निदेशक हैं केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम मथुरा उत्तर प्रदेश से। तो डॉक्टर मनीष से भी जो आज का हमारा दूसरा विषय है सर्दियों में भेड़ बकरी का रखरखाव उस पर बात होगी। तो विषय के बारे में आप जान चुके हैं, आज पशुपालन से जुड़ा हुआ हमारा विषय है। दोनों मेहमानों से हमने आपकी मुलाकात करवा दी है, तो 1 घंटा अगला 1 घंटा आपके लिए है। फ़ोन लाइन्स हमारी चालू हैं, व्हाट्सएप सवाल करें या फिर हमें ईमेल करें। चलिए अब आज के विषय को थोड़ा हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सर सर्दियों में जब हम पशुओं के प्रबंधन की बात कर रहे हैं, हम जानते हैं कि जैसे ठंडक बढ़ती है तो हम मनुष्य भी अपने रहने का जो तरीका है उसे बदल देते हैं, हमारे कपड़े बदल जाते हैं और खान पान में भी बदलाव आता है, हम अपने आप को ठंड से बचाने का प्रयास करते हैं। इसी तरीके से पशुओं में भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है जिस पर आमतौर पर शायद ध्यान इतना नहीं जाता है। तो किस तरह का प्रबंधन होना चाहिए ताकि पशु स्वस्थ रहें, खासतौर पर हम दुधारू पशु की बात करते हैं। जी हाँ अंजू जी, आपने बहुत सही बात यहाँ उठाई है और मैं अपने पशुपालक भाइयों को बताना चाहूँगा, जैसा आपने अभी कहा कि जिस तरह से सर्दियों में हम अपना ध्यान रखते हैं, अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं,
बुजुर्गों का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही हमें अपने पशुओं का विशेष रूप से जो पशु दूध दे रहे हैं, गाय भैंस है, अगर वो दूध दे रही है, पशु ग्यावन है या उसके छोटे बच्चे हैं, तो उन सब का हमको जाड़ों में जिस तरह से हम अपना ध्यान रखते हैं वैसे उनका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जी। अभी हमारे पशुपालक देख रहे होंगे, भाइयों ने देख रहे हैं कि मौसम ने भी थोड़ा सा करवट ली है। इस बार जाड़ा थोड़ा, जो बर्फ है और जो बरसात है वो थोड़ा लेट हुई है और हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर बर्फ गिर रही है, तो वहाँ पर और ज़्यादा ठंडक है। तो ऐसे मौसम में जहाँ ठंडक ज़्यादा हो या मैदानी इलाकों में ठंडी हवा भी चल रही है, तो ये जो इससे जो पशु हैं उनका स्वास्थ्य उसी तरह प्रभावित होता है जैसे हम लोगों का होता है। तो इस समय पशुपालक भाइयों को मैं सलाह देना चाहूँगा कि आप जो हैं, हम आज प्रोग्राम में विशेष जानकारी भी देंगे कि हम किस तरह ध्यान रखें, लेकिन मोटा मोटी मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि आपको अपने इन पशुओं का विशेष रूप से जो दुधारू पशु हैं या जो ग्यावन पशु हैं उनका आपको ठंड से उनको बचाना है। मुख्य काम तो ये है जिस तरह से, क्योंकि हम तो कपड़े पहन लेते हैं, अपने बच्चों को कपड़ा पहना देते हैं, लेकिन पशुओं को हम कपड़े नहीं पहना सकते। इसका मतलब हो गया कि हमें और कुछ व्यवस्था करनी होती है ताकि हमारा पशु को सीधी ठंड नहीं लगे। जी जी बिल्कुल। तो आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई यहाँ पर। और यहाँ पर क्योंकि देखिए हम अपने आप को ठंड से बचा लेते हैं, हम गर्म कपड़े पहन लेते हैं, सोते हैं तो रजाई ओढ़ लेते हैं, हीटर चला लेते हैं, लेकिन क्योंकि पशुओं के साथ तो आप ऐसा कर नहीं सकते, तो फिर क्या करें, कैसे उचित प्रबंधन हो ताकि ठंड की चपेट में वो ना आए, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर भी आपको थोड़ा इनोवेटिव होने की आवश्यकता होती है। तो चलिए सबसे पहले आज का जो पहला विषय है उससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट देख लेते हैं। ठंड का जितना असर हम इंसानों पर होता है उससे कई गुना ज्यादा पशुओं पर होता है। ऐसे में पशुओं का खास ख्याल रखने की जरूरत होती है। इसमें पशुओं के रहन सहन से लेकर उनके खान पान का उचित प्रबंधन करना शामिल है। आवास प्रबंधन की बात करें तो ठंड से पशु को बचाने के लिए पशु के बिछावन की मोटाई 4 से 6 इंच रखें। खिड़कियों पर बोरी और टाट के पर्दे लगाएं। ऐसा करने से पशुओं पर ठंडी हवाओं का सीधा असर नहीं पड़ता है। धूप निकलने पर पशुओं को बाहर बांधें और दिन गर्म होने पर नहलाकर सरसों के तेल की मालिश करें, जिससे पशुओं को खुश्की से बचाया जा सकता है। सर्दी में पशुओं को सुबह 9 बजे से पहले और शाम को 5 बजे के बाद पशुशाला से बाहर नहीं निकालें। दिन में 2 बार पशुओं के बाड़े की सफाई करें। पशुशाला में गोबर और मूत्र निकास की उचित व्यवस्था करें, जिससे वहां पानी जमा न हो। वहीं आहार प्रबंधन की बात करें तो ठंड में पशुओं को संतुलित आहार दें, जिसमें ऊर्जा, प्रोटीन, खनिज तत्व, पानी, विटामिन और वसा जैसे पोषक तत्व मौजूद हों। दुधारू पशुओं को विनोला ज्यादा मात्रा में खिलाना चाहिए। 10 लीटर दुधारू पशु के लिए 20 से 25 किलो हरे चारे को 5 से 10 किलो सूखे चारे के साथ मिलाकर दें। तो देखा आपने कि पशुओं को भी पसंद है कि धूप में उन्हें नहलाया जाए, उनकी मालिश की जाए और उनका जो आवास है वो साफ़ सुथरा हो। जैसे हम इंसानों को पसंद होता है, पशुओं को भी उतनी साफ़ सफाई पसंद है। और ये उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो स्वस्थ रहें। और क्योंकि आज के दौर में हम व्यावसायिक तौर पर पशुपालन करते हैं, तो आप भी किसी भी तरह की चूक ना करें ताकि आपके पशु बीमार ना हो। चलिए आज का जो दूसरा विषय है, यानी सर्दियों में भेड़ बकरी का रखरखाव, तो इस पर भी बात कर लेते हैं। डॉक्टर मनीष, भेड़ बकरी को भी हम देख रहे हैं व्यावसायिक तौर पर पाला जाता है और बकरी को तो वैसे भी गरीब की गाय कहते हैं। अब बहुत लोग धनवान हो रहे हैं बकरी पालन से। तो क्या करें सर्दियों में, क्योंकि बकरियों को, मुझे जहाँ तक जानकारी है, भेड़ और बकरी बहुत सेंसिटिव होती है ठंड से। बिल्कुल अंजू जी, आपने बिल्कुल सही कहा। भेड़ और बकरी बहुत ही सेंसिटिव होते हैं सर्दियों के दिनों में, तो हमें उनके लिए विशेष देखभाल करनी पड़ती है और उनके मेमनों का अत्यंत ख्याल रखना पड़ता है। जितने भी हमारे बाड़े होते हैं बकरियों के, उसमें मूंछ और फूस की टटियाँ लगा के रखते हैं। और उसके बाद जो ज़्यादा ठंड होती है तो उसके ऊपर तिरपाल भी लगानी चाहिए। दूसरी चीज़ ये क्या प्रॉब्लम रहती है कि सर्दी के दिनों में बकरियों को पेशाब के ज़्यादा आता है, तो उससे उनका जो बाड़ा है और ज़मीन है वो गीली हो जाती है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि उसको हमें साफ़ सुथरा रख सकें। और सेकेंडली ये है कि हमें उन बाड़ों को लगातार चेंज करते रहना चाहिए। जब वो गीला हो जाता है तो हम उनको दूसरे बाड़े में ले जाएं ताकि वो पीछे से सूख जाए और उसमें फिर वापस आएँ। दूसरी जो बुझा हुआ चूना होता है वो उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं, उसके साथ भी हम उसको सूखा रख सकते हैं। तीसरा जो हम लोगों को जो ज़रूरत पड़ती है कि जब सर्दी ज़्यादा होती है,
हम उसमें उन अंदर मलमूत्र की वजह से काफ़ी उसका एयर होती है, पोल्यूशन होती है, वो ख़राब हो जाती है। तो हमें उसके अंदर साफ़ सुथरी हवा का भी प्रबंध रहना चाहिए कि ताकि हवा क्रॉस करती रहे, क्रॉस वेंटिलेशन प्रॉपरली हो बाड़े के अंदर और उसको रहे। तीसरी चीज़ क्या होता है कि जो बकरियां हैं और भेड़ें हैं, इनको हम चराने के लिए लेके जाते हैं। जी। तो सर्दियों के दिनों में जब बहुत ज़्यादा ओस पड़ती है, धुंध होती है, तो मैं अपने सभी भाइयों को बताना चाहूँगा कि उस समय उनको बकरियों को चराने के लिए थोड़ा लेट लेके जाएं। जब धूप निकल आती है तब उसके बाद ही उनको चराने के लिए लेके जाएं। और बिल्कुल, तो ये काफ़ी सारी आपने बातें बता दी हैं और कुछ बातें अभी रोक कर रखते हैं ताकि आगे कार्यक्रम में भी हम उन्हें दर्शकों तक पहुंचाएंगे। उससे पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। सर्दी के मौसम में भेड़ और बकरियों का रखरखाव काफी जरूरी होता है। भेड़ और बकरियों को सर्दी से बचाने के लिए संतुलित आहार, उनके रहने और रोग प्रबंधन पर ज्यादा जोर देना चाहिए। बकरियों के साथ भेड़ों के शरीर के वजन को बढ़ाने के लिए सर्दी का समय साल का सबसे आदर्श समय होता है। इस समय 100 से 250 ग्राम के अनुपात में बाजरे का दाना देकर उन्हें बेहतर सेहत दी जा सकती है। आहार को हमेशा ज्यादा ऊर्जा के लिए तैयार किया जाना चाहिए, क्योंकि ठंड में शरीर के नियमित तापमान में ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। सर्दियों में बकरियां ज्यादा पानी नहीं पीती, जिस कारण उनके शरीर में पानी का स्तर कम हो सकता है। इसलिए बकरियों को दिन में 3 बार गर्म पानी और साफ पानी जरूर दें। ऐसा करने से दूध का उत्पादन भी नहीं गिरता है। बकरियों को गीला और सूखा दोनों तरह का चारा दिया जाना जरूरी है। इसके अलावा बकरियों को जूं, पिस्सू, किलनी से बचाने के लिए साफ सफाई का भी खास ख्याल रखें। पशु बाड़े की साफ सफाई करके चूने और फिनाइल का छिड़काव करें, जिससे इन्फेक्शन फैलने का खतरा नहीं रहेगा। सर्दियों में भेड़ बकरियों के रहने वाली जगह को बोरे से कवर करके रखें, जिससे ठंडी हवा अंदर नहीं आ सके। ज्यादा ठंड होने पर रात के समय पशुओं के ओढ़ने के लिए जूट के बोरे से पल्लियां बनाएं और हमेशा सूखी बिछावन का इस्तेमाल करें। धूप निकलने पर पशुओं को खुला छोड़ दें, जिससे उनके शरीर में खून का संचार बना रहे। सर्दियों में बैक्टीरिया और वायरस फैलने का खतरा बना रहता है, जिससे नवजात मेमनों को दस्त और निमोनिया की शिकायत हो जाती है। इसलिए पशु विशेषज्ञों की सलाह से बकरी और मेमने को कृमिनाशक दवाई पिलाएं। तो अभी आपने बकरियों के ऊपर हमारी रिपोर्ट देखी। भेड़ और बकरियों का हमारा दूसरा विषय है और एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। आइए उनका हम सवाल ले लेते हैं। हरपाल जी हैं, जिन्होंने सिरसा से हमें कॉल किया है। हरपाल जी, स्वागत है हेलो किसान में। नमस्कार, सवाल बताइए जी। हेलो। हाँ जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, अपना सवाल बताएं। मैम ये कह रहा था, मखदूम जो आगरा में है, मैं ट्रेनिंग कब मिलेगी सर? अच्छा, ठीक है। मखदूम, मथुरा और ये होते हैं हरपाल से सारे। हाँ जी, हाँ मैम, मखदूम जो आगरा में है, मैं ट्रेनिंग कब मिलेगी सर? हाँ जी मैम। आवाज गूंज रही है। आवाज आ गई। अच्छा जी, आपका सवाल हो गया, ट्रेनिंग के बारे में जानना चाहते हैं। और मैं एक बार फिर से दर्शकों से यहाँ पर अनुरोध करूंगी। देखिए, जैसे अभी हरपाल जी से हम बात कर रहे थे तो उनकी आवाज़ इको होकर हमारे पास आ रही है वापस। इससे डिले भी होता है और सवाल भी हम ठीक से नहीं समझ पाते हैं। तो दर्शकों से एक बार फिर से अनुरोध है, आप जब अपना सवाल करें टीवी म्यूट कर दें। जब जवाब देने की बारी होगी विशेषज्ञ की, उस वक्त सुनने के लिए आप वापस से आवाज़ कर सकते हैं। सर, हमारे संस्थान में, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान में लगातार ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो आजकल भी हमारे यहाँ पे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है जो कि 8 तारीख को समाप्त होगा। हम अपनी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उनके बारे में हमारी वेबसाइट है, जो CIRG की वेबसाइट है, उसके ऊपर लगातार उसमें बताते हैं और वहाँ पे ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना होता है। जो अगली ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो हमारा बकरी पालन के ऊपर, जिसे हम लोग नेशनल साइंटिफिक गोट फार्मिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम कहते हैं। वैज्ञानिक तरीके से आप बकरी का कैसे आप पालन करेंगे, उसका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम शायद अप्रैल में होगा। अभी हमारा मार्च में एक और ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है जो कि बकरी के दूध और मीट से बनने वाले पदार्थों के बारे में और उनके विपणन के बारे में। वो 5 मार्च से शुरू होगा।
जी बिल्कुल। उसके लिए आप जो अप्लाई करना चाहते हैं ये तो ऑनलाइन कहाँ अप्लाई करें सर, कुछ बताना चाहिए हमारी इसके बारे में? वेबसाइट है www.cirg.res.in। CIRG एक बार फिर से बताइएगा। CIRG सर? cirg.res.in। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, www.cirg.res.in, यानी लास्ट में IN, यही है। इस पे ऑनलाइन एप्लीकेशन का अब मुझे लगता है ये सर्च भी करेंगे तो गूगल पे जाकर के तो भी मिल जाना चाहिए। अब एक सवाल ले लेते हैं हमारे पास, जैसे ये व्हाट्सएप सवाल आया है सर, और हमारे जो दर्शक हैं वो नालंदा बिहार से हैं, सत्यम कुमार नाम है इनका, और ये कहते हैं कि देसी गाय का बच्चा 2 साल का हो गया है लेकिन अभी तक हीट में नहीं आया, क्या करें? हाँ देखिए, ये हो सकता है 2 और 2.5 साल में आ जाना चाहिए, गाय की हीफर को हीट में आ जाना चाहिए। अगर नहीं आ पा रही है तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि पहली बात तो हो सकता है उसके अंदर कोई हार्मोनल प्रॉब्लम हो, तो नज़दीक का अगर नालंदा के में जो अस्पताल है, पशु चिकित्सालय है, वहाँ दिखाएं। साथ ही साथ ये और देख लीजिए कि आप उसको सही चारा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, और उसके जो जननांग है अगर उनका हम जांच करा लेंगे पशु चिकित्सक से तो आपको इसका निश्चित रूप से कोई न कोई निदान मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए खान पान पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, कई बार हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है, या फिर जैसा कि आपने बताया कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो, तो बेहतर यही है कि आप किसी विशेषज्ञ से ज़रूर जाँच कराएं। फिलहाल इसी के साथ ही यहाँ वक्त में छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद भी सिलसिला जारी रहेगा। आज हम बात कर रहे हैं सर्दियों में पशु के रखरखाव के बारे में, और साथ ही कैसे करें भेड़ और बकरी का रखरखाव। छोटे से ब्रेक के बाद लेंगे आपके सवाल। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर BGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। अगर आप अभी अभी हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं तो आज के विषय आपके लिए एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं सर्दियों में कैसे करें पशुओं का रखरखाव, साथ ही भेड़ और बकरियों का भी कैसे आप सर्दियों के मौसम में उचित तरीके से रखरखाव कर सकते हैं। दोनों विषय से जुड़े हुए कोई भी अगर आपके सवाल हैं तो आप हमें ईमेल करें, व्हाट्सएप करें या फिर कॉल भी कर सकते हैं। और एक ऐसी कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं ओडिशा से, पुरुषोत्तम जी हैं फोन लाइन पर। जी सर, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताइए क्या सवाल है। हाँ, मैं पुरुषोत्तम त्रिपाठी केंद्रापड़ा ओडिशा से बोल रहा हूँ। जी सर बताएं। हाँ, मुझे ये जानकारी चाहिए। आज के जो विषय में बात हो रही है सर्दी हो गया, हमारा ओडिशा में इतना ज्यादा सर्दी नहीं है, लेकिन दिसंबर जनवरी के बाद अभी तो फरवरी हो गया है, मार्च अप्रैल को ज्यादा गर्मी हो जाता है। सर्दी हमारे लिए कोई दिक्कत
नहीं है, दिक्कत है गर्मी। अच्छा, आप जानना चाहते हैं कि गर्मियों में रख रखाव कैसे करें? हाँ, चलिए, कोई बात हमें नहीं। क्या करना चाहिए? ठीक है, हमारा ठीक जो कैटल शेड है उसमें छत पका हुआ है जो कंक्रीट का। बिल्कुल, देखिए हमारे देश विविधताओं से भरा हुआ है सर, कहीं बर्फ पड़ रही है तो कहीं भी बहुत गर्मी है। और पुरुषोत्तम जी तो हमारे बड़े जो है, मैं कहता हूँ जागरूक आप जो है पशुपालक हैं कि आपने तुरंत सोचा कि भाई अभी ये बात सही है कि जो हमारे समुद्र से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं उनके आसपास के, जिसमें आप उड़ीसा से हैं, वहाँ पर इतना जाड़ा नहीं पड़ रहा है जितना मैदानी जो नॉर्थ इंडिया के हैं या जो पहाड़ी क्षेत्र हैं। तो पुरुषोत्तम जी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको जो है ना, जो चीज़ें हम जाड़ों के लिए बताते हैं वो उनमें से बहुत सारी चीजें आपको गर्मियों में करनी होती हैं, विशेष रूप से आवास की। तो मैं आवास में जिस तरह से हम जाड़ों में बताते हैं कि जाड़ों में जो अंदर ठंडक नहीं आनी चाहिए, अंदर धूप आनी चाहिए, अंदर सर्द हवा नहीं जानी चाहिए, आपको इसका उल्टा करना होता है गर्मियों में। तो एक तो आपका जो आवास है जिसमें आपने अपने जानवरों को रखा हुआ है, चाहे छोटे जानवर हैं चाहे बड़े जानवर हैं, जो आवास है साफ सुथरा होना चाहिए, वहाँ गंदगी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ सूरज की किरणें सीधी एकदम जो है उस पर न जाए, और जो गर्म हवा है उसका भी आपको प्रबंधन करना पड़ेगा कि डायरेक्ट वो नहीं होना चाहिए। रात में भी इसका ध्यान रखना होगा। अच्छा, कुछ दिनों बाद क्या होगा, आपके यहाँ उड़ीसा में मार्च अप्रैल के बाद और ज़्यादा गर्मी आ जाएगी, तब और ज़्यादा दिक्कत होगी। तो पशुओं को पानी जरूर पिलाना है। पशु का पानी पीना बहुत आवश्यक होता है, हरा चारा देना होता है और हरे चारे के साथ साथ उसमें सूखा चारा मिला कर देना है। जी। तो अगर आप वैज्ञानिक तरीके से, पुरुषोत्तम जी जिस तरह आपने एक जागरूक पशुपालक हैं, तो मैं और भी पशुपालक भाइयों को बताना चाहता हूं कि आप वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन करेंगे तो निश्चित रूप से पशु से जो होने वाली आपकी आमदनी है वो दुगुनी तिगुनी और चौगुनी होगी और आपको ये जो व्यवसाय है बहुत लाभप्रद रहेगा। जी बिल्कुल। और सर देखिए ये भी बात है ना कि जिसे हम सर्दियाँ बोलते हैं, हमारे उत्तर भारत में जहाँ तापमान 3 डिग्री 4 डिग्री इतना नीचे तक पहुँच जाता है, वहीं दूसरे क्षेत्र वहाँ भी ठंड है लेकिन वो ठंड इतनी ठंडी नहीं है, उतनी ठंडा तो वो सेम तरीके जो प्रबंधन की जो विधियाँ हैं ज़रूरी नहीं वहाँ पर भी वैसे ही काम करें। तो इसलिए बहुत अच्छा सवाल था हमारे दर्शक का। अब एक और दर्शक है जिन्होंने हमें कॉल लगाया है, मध्य प्रदेश के सागर से विपिन जी हैं फोन लाइन पर। ये भी हमारे जागरूक दर्शक हैं, किसान हैं, नियमित हमें कॉल करते हैं। जी विपिन जी बताइए क्या प्रश्न है आपका। जी नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, मेरा सवाल ये था कि मेरी एक भैंस है मैम, लगातार 3 बार हीट में आ चुकी है हर 21 दिन में। तो मैम इसके बारे में मुझे जानना था, क्या अधिक सर्दी से भी हो सकती है या फिर क्या समस्या है? प्राकृतिक तरीके से गर्भाधान कराया लेकिन फिर भी बार बार आ रही है, रिपीट हो रही है। हालांकि आपके यहाँ से जानकारी लेते रहते हैं और उसके बारे में पूरी जानकारी है, लेकिन फिर भी निदान नहीं समझ पा रहे क्या कारण है। तो इसके बारे में जानना था। 3 बार आ चुकी है, तीनों बार करा भी दी है उसको। ठीक है विपिन जी, आपकी समस्या का समाधान जानते हैं। ये भैंसों में इसको हम अंग्रेजी में रिपीट ब्रीडर भी कहते हैं। आपने कहा ना कि 3 बार आपने उसको कवर कराया लेकिन वो ज्ञावन नहीं हुई है, तो इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये है कि रिपीट ब्रीडर है, इसका मतलब है कहीं उसके जो ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव जननांग जिनको हम बोलते हैं, उनमें कोई खराबी तो नहीं है, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है उसके अंदर। आपने एक प्रश्न उठाया कि क्या सर्दी का असर तो नहीं है। सर्दी, सागर में भी सर्दी बहुत पड़ती है, सर्दी में भी ऐसा होता है, लेकिन ऐसा हम साधारणतः नहीं कि देखते हैं कि सर्दी की वजह से जो है पशु हीट में नहीं आ रहा है। वो एक नॉर्मल प्रक्रिया है, उसको हीट में आना चाहिए। साथ ही साथ विपिन जी आप ये देखो कि आप अपनी भैंसों को, जो भैंस हैं आपके पास में या जो प्रभावित है या जो प्रभावित नहीं है, उनको आप लगातार मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। मैं हमेशा जब भी इस प्रोग्राम में आता हूँ अपने पशुपालक भाइयों को जो विभिन्न क्षेत्रों से हैं, जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या जो प्रोग्राम देखते रहते हैं, मैं हमेशा इस बात की सलाह देता हूं कि वैज्ञानिक तरीके से जब पशुपालन करते हैं तो उसमें उसका खान पान भी वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए। वैज्ञानिक तरीके का मतलब ये होता है कि जो हम मिनरल मिक्सचर है, मिनरल मिक्सचर का पशु के रिप्रोडक्शन पे, प्रजनन पे बहुत असर होता है। साथ ही साथ जो दुधारू पशु हैं, गाय भैंस हैं, उनको भी अगर मिनरल मिक्सचर आप सही समय से देते हैं और प्रॉपर मिनरल मिक्सचर देते हैं तो उसका भी दूध उत्पादन पे 10% दूध बढ़ जाता है अगर आप देते हैं। और ये भी जो है ऐसा नहीं है कि बाजार में, अब तो इस पर इतना अनुसंधान हुआ है और विभिन्न क्षेत्र के जो क्षेत्र है वहाँ पर उसके हिसाब से एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर हम उसको बोलते हैं। बाजार में जाएंगे तो आप जैसे सागर में हैं
तो सागर क्षेत्र का जो के लिए जो मिनरल मिक्सचर मिलना चाहिए आपके मार्केट में मिलेगा। आप बाजार पे जाओगे मेडिसिन की शॉप पे या आप अपने पशुपालन विभाग के से बात करोगे तो ये आप मिनरल मिक्सचर दीजिए। और साथ ही साथ आप, क्योंकि 3 बार वो आप उसको कवर कराने की कोशिश कर चुके हैं और वो नहीं हो रही है, कवर नहीं हो रही है, प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, ज्ञावन नहीं हो रही है, तो आप निश्चित रूप से वो सागर में जो पशु चिकित्सालय है वहाँ पर ले जाके एक बार भैंस का परीक्षण जरूर करवाइए। जी जी बिल्कुल। अब सर कुछ और हमारे पास एक कॉल है, पहले कॉल ले लेते हैं। हेलो 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 जी नमस्कार, स्वागत है आपका हेल्थ किसान में। हाँ मैम नमस्ते। नमस्कार। राजीव कुमार जी यहाँ पर। रंजीत कुमार कामत। रंजीत कुमार, ठीक है, माफ कीजिएगा, रंजीत कुमार जी। हाँ बताइए सवाल। हाँ कह रहा हूँ कि जैसे कि बकरी पालन का ट्रेनिंग लेना मखदूम में। जी जी। तो वहाँ पे यानी कि रूम अपना लेना पड़ेगा कि और वहाँ गवर्नमेंट का रूम है सर, ये पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा, मतलब रहने की व्यवस्था किस तरीके से होगी? रंजीत जी हाँ तो यानी कि बताइए। हाँ जी। हाँ रंजीत जी, आप जब ट्रेनिंग के लिए आएंगे आपको हॉस्टल की फैसिलिटी मिलती है जी। आप आएंगे तो आपको रहने का भी प्रबंध करेंगे, परंतु हमारे पास रहने की सीमित व्यवस्था है। तो आप जब भी आपने ट्रेनिंग के लिए आना है तो आप पहले से हमें बताएंगे कि मैं इस ट्रेनिंग में मुझे अकोमोडेशन की ज़रूरत है, रूम की ज़रूरत है, तो आपके लिए उसका इंतजाम किया जाएगा। जी सर, मुझे लगता है कि ये सवाल ना कई बार हमारे दर्शकों की तरफ से आते हैं और कई बार उनके मन में आशंकाएं बहुत होती है कि कहीं हम ट्रेनिंग करने जाएंगे तो बहुत खर्चा हो जाएगा, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो हमारी सरकार की तरफ से या फिर इस तरह के संस्थान की तरफ से किस तरह की व्यवस्था होती है? क्या ये बहुत खर्चीला पड़ जाता है किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए, अगर ऐसे किसी ट्रेनिंग के बारे में सोचें? बिल्कुल, आपने अंजू जी बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये किसानों के लिए बिल्कुल भी खर्चीला नहीं है। जो रहने की व्यवस्था है वो हमारे किसान छात्रावास में की जाती है, जहाँ पे उनको डॉर्मेट्री रूम्स होते हैं जिसके अंदर 3 से 4 किसान एक कमरे के अंदर रहते हैं, तो वो काफ़ी खर्चा उनका कम हो जाता है। और हम लोगों ने वहाँ पे खाने का लिए भी प्रबंध किया हुआ है कि वहाँ पे खाना भी मिलता है, सब कुछ की हर तरह की सुविधा वहाँ पे प्रदान की जाती है और ये ज़्यादा खर्चीला नहीं है। जी जी। एक सवाल आया सर हमारे पास, दर्शक जो है इन्होंने हमें नाम तो नहीं लिखा अपना, लेकिन सवाल इनका अच्छा है और कहते हैं सर्दियों में पशु में क्षय रोग होने के मुख्य कारण व लक्षण क्या है, इसकी रोकथाम के लिए क्या करें? देखिए, पशुओं में सर्दियों में रोगों के बारे में बताता हूँ। एक तो यही है कि ठंड लगना। ठंड में जैसे अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको निमोनिया हो जाता है। निमोनिया में क्या होगा, पशु सबसे पहले पशु जब भी ठंड से प्रभावित होगा तो पहले वो खाना पीना कम कर देता है या बंद कर देता है, सुस्त रहेगा पशु। अगर बच्चा है तो उसको बुखार होगा। पशु को अगर ठंड लग गई है तो आप देखोगे बुखार भी आ रहा है, नाक से उसके से जो है पानी या छींक जिसे कहते हैं वो निकल रहा होगा। साथ ही साथ एक कोने में पशु बैठ जाता है। अगर दूध दे रहा है तो दूध का उत्पादन भी कम होगा। तो इस तरह के अगर आपको लक्षण देखने को मिलते हैं कि चारा कम खा रहा है, पानी नहीं पी रहा है या बुखार हो रहा है, इसका मतलब है उसको सर्दी लगी हुई है। साथ ही साथ उसका जो आप देखेंगे कुछ पशु को जब सर्दी ज़्यादा लग जाती है, ज़्यादा बुखार हो जाता है तो पशु हाँफने भी लगता है। तो ये प्रमुख लक्षण हैं सर्दियों में। इसके अलावा अगर और ज़्यादा ठंड लगी हुई है तो पशु को निमोनिया हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि छोटे बच्चे हैं, अगर रात को विशेष रूप से अगर पशु बाहर रह जाए, जैसा मैंने कहा पहले ही बताया था कि हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर बर्फ़ गिर जाती है या ठंडी जो हवाएं चल रही हैं, और अगर पशुपालक किसी वजह से अगर पशु को बाहर छोड़ देते हैं तो ये जो एक प्रबंधन है जिसको हम आवास प्रबंधन कहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पे इसी जगह आपके प्रश्न में ही बताना चाहता हूँ कि जब भी आप शाम को जैसे ही 4-5 बजे के आसपास जिस क्षेत्र में आप हैं, पशु को अपनी पशुशाला के अंदर रखें। रात में ध्यान रखें और वहाँ आसपास कहीं अलाव की व्यवस्था हो तो वो भी कर सकते हैं। और उनके खिड़की जो भी है उनके बंद रखें। अगर खिड़की बंद नहीं कर पा रहे हैं तो बोरे के टाट वगैरह का जो है उसका प्रबंध करें। पशु को किसी तरह से गर्म रखना है। इसके अलावा जब क्योंकि पशु वहीं खड़ा रहेगा, वहीं बंधा रहता है, तो वो पेशाब भी करता है, गोबर भी करता है। ये जो गंदगी है ये भी ठंड में नुकसान करती है और पशु वहाँ बैठ जाएगा तो नुकसान करेगी। एक और सवाल सर, तो आपको सफाई रखनी है वहाँ। जी। यश यादव जी हमारे साथ फोन लाइन पर, आइए उनका सवाल लेते हैं। यश जी सवाल बताएं। हेलो जी, सवाल बताएं। नमस्कार मैम, हमारी गाय ने बछड़ा दिया था 1 जनवरी को। ठीक है। तो गाय साहिवाल में है, साहिवाल की गाय है, तो गाय दूध नहीं बढ़ाने आ रही है। दूध नहीं बढ़ रहा? जी सर। कौन से यश यादव जी कौन से ब्यांत में है गाय?
सर 6 साल बाद गाय गाभिन हुई है। नहीं, पहला तो ब्याह था, पहले बार ब्याही है, पहली बार ब्याही है। जी सर। हाँ, तो 1 महीना हुआ है, धीरे धीरे बढ़ेगा। आप उसको थोड़ा सा मिनरल मिक्सचर दीजिए, और साथ ही साथ क्योंकि अभी जाड़े हैं और आप मध्य प्रदेश कन्नौज से बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश से, तो थोड़ा सा कंसंट्रेट दीजिए, बिनोले की खल वगैरह आप खिला सकते हैं उसे, और हरा चारा और सूखा चारा मिलाकर दीजिए। तो अगर ये सब करेंगे तो निश्चित रूप से गाय का दूध उत्पादन बढ़ेगा। जी हरा चारा तो गवर्नमेंट खिला रहे हैं उसको। हाँ, नहीं तो आप अगर खल दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, आप बिनोले की खल दीजिए उसको, और थोड़ा बिनोले की खल सर। हाँ, बिनोले की खल दे सकते हैं। इसके अलावा मिनरल मिक्सचर भी दीजिए। तो अगर ये सब देंगे, गुनगुना पानी पिलाइए, ठंडा पानी मत पिलाइए। तो बच्चे को दूध पिलाते हैं जो गाय का। फोन कट गया सर। अच्छा, फोन कट गया। देखिए, मैं यही बता दूं, फोन कट गया आपका, लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं कि बच्चे को दूध नहीं पिलाते हैं, तो जो मिल्क लेट डाउन है वो ढंग से नहीं हो पाता है। तो आपको वो भी ध्यान रखना है कि बच्चे को दूध पिलाइए, ताकि जो है मिल्क का लेट डाउन ज्यादा होगा। लेट डाउन मतलब क्या हुआ सर? मिल्क का मतलब उसके जो थन है उनमें दूध कम आएगा। अच्छा। अगर आप जो है बच्चा दूध पिएगा तो निश्चित रूप से वो ज्यादा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। अभी भी समय बाकी है, आप हमें ज़रूर कॉल करें, व्हाट्सएप करें, ईमेल करें, या फिर कॉल करके भी अपने सवाल बता सकते हैं। आज का विषय है सर्दियों में पशुओं का रखरखाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज के कार्यक्रम का विषय है पशुपालन से जुड़ा हुआ। आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि सर्दियों के मौसम में पशुओं का रखरखाव कैसे करें, चाहे वो दुधारू पशु हों या फिर भेड़ और बकरी। अगर कोई भी आपके सवाल हैं, आप हमें ईमेल करें, व्हाट्सएप करें, या फिर हमारे टोल फ्री नंबर पर, जो कि हम तीनों ही जो जानकारियाँ हैं वो हम फ्लैश कर रहे हैं। एक कॉलर है, आइए उनका हम सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 जी जी आरिफ साहब, स्वागत है हरदोई उत्तर प्रदेश से। आपने हमें कॉल किया है, बताएं क्या सवाल है। जी, सवाल ये है कि वो हम बकरी की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो क्या करें? वो कोई फोन नंबर या कहीं कागज आगज कुछ ऑनलाइन कराने पड़ते हैं, क्या करना होगा? ठीक है डॉक्टर मनीष। आरिफ जी, ये आपके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे संस्थान लगातार देता रहता है। तो आप अब हमने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को बहुत ही आसान कर दिया है। आपको कोई भी पत्राचार करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी लेटर नहीं भेजना। आप सिर्फ हमारी वेबसाइट पे जाइए। वेबसाइट को मैं दोबारा से बता देता हूँ, www.cirg.res.in। जो आप गूगल भी करेंगे तो आप गूगल कीजिए बकरी अनुसंधान संस्थान को, CIRG को, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे। हमारी वेबसाइट के ऊपर जितनी भी हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं उनके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है, और आप ऑनलाइन ही उसमें अप्लाई कर सकते हैं। हमारी कई तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम है। मुख्यतः हम 2 तरह के उसमें डिवाइड करते हैं। एक तो है कि जो बकरी पालन के सभी विषयों को के बारे में होती है, जिसे हम कहते हैं नेशनल साइंटिफिक गोट फार्मिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। दूसरा जो हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, जिसके अंदर हम अलग अलग विषय के बारे में ट्रेनिंग देते हैं। जैसे आप फीड एंड फॉडर के लिए कि आहार कैसे उसका होना चाहिए, उसके बारे में जानकारी देते हैं। दूसरी की बकरी के अंदर AI कैसे करते हैं, आर्टिफिशियल कृत्रिम गर्भाधान के बारे में।
तीसरी ट्रेनिंग हम लोग करते हैं कि बकरी के जो पदार्थ होते हैं, दूध और मीट, उनके बारे में उनसे कैसे हम मूल्यवृद्धि के पदार्थ बना सकते हैं और उनका कैसे विपणन कर सकते हैं। इस तरह से हम लगातार उसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रहते हैं और हमारी वेबसाइट के ऊपर इन ट्रेनिंग प्रोग्राम की पूर्णतः जानकारी आपको मिलेगी। आप वहीं वेबसाइट पे जाइए और अपना फॉर्म उसमें है उसको भरिए और अप्लाई कीजिए। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है हमारे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होते हैं। जो आप पहले अप्लाई करेंगे तो सीटें हम उसकी लिमिटेड होती हैं, तो आपको सीट मिलेगी। आप उसके बाद आइए वहाँ पे और हमारे संस्थान में आप ट्रेनिंग कीजिए। बकरी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है तो मैं साथ साथ ले लेती हूँ। ये हमारे पास ओडिशा से आया है, ये व्हाट्सएप सवाल है और शिवानंद हैं ये। इन्होंने जानना चाहा है कि बकरी जैसे बकरी पालन करते हैं तो उसके लिए जो आहार की व्यवस्था होती है उसमें कौन सी घास की खेती करें? बकरी आहार के लिए सबसे जो नेपियर क्रॉप है और लेग्यूमिनस क्रॉप है वो सर्दी के दिनों के अंदर बहुत अच्छी रहती है, उसका हमें करना चाहिए। उसके अलावा जो ट्री जो आपके लोकल क्षेत्र के अंदर जितने भी आपके हैं जो ट्री लुपिंग्स कहते हैं कि हम पेड़ों के वृक्षों के जो पत्ते होते हैं उसको बकरियां बहुत खुशी से खाती हैं, तो आप उनको बकरियों को पेड़ों के पत्ते खिलाइए। उसके अलावा तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप उसको कंसनट्रेट फीड क्या कर रहे हैं, कौन सी खाद आप उसको दे रहे हैं, बिनोले की खाद दे रहे हैं या उसके साथ मिला के आप उसको दे सकते हैं। और जो बार बार डॉक्टर पाठक भी बता रहे हैं कि हमें उनको मिनरल मिक्सचर्स क्या देना है उसके बारे में भी आप रखिए। मिनरल मिक्सचर ज़रूर दीजिए उनको, वो बकरियों की पैदावार के लिए और उसकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जी, एक हमारे पास और व्हाट्सएप सवाल आया है पाठक सर आपके लिए है ये जी। और ये हमारे दर्शक है राजेश किरार गुना एमपी से जी। और ये कहते हैं कि इनकी एक भैंस है और भैंस के एक थन से दूध रिश्ता रहता है, तो क्या है ये, क्या ये कोई बीमारी है, कोई समस्या है, क्या नहीं? देखिए ऐसा है, ये अभी या तो नई भैंस ब्याई है आपकी, दूसरा ये हो सकता है कि आप नहीं पूरा ढंग से उसका दूध नहीं निकाल पा रहे हैं, तो कभी कभी ये समस्या आती है। लेकिन आप अगर प्रॉपर, तीसरा मैंने अभी बताया था, एक हमारे दर्शक थे कि आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं कि नहीं पिला रहे हैं, चाहे भैंस का है चाहे गाय का है, बच्चे को दूध जरूर पिलाना चाहिए। कुछ लोग ये गलती करते हैं, बच्चे को पूरा दूध नहीं देते हैं तो थन में बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। और ये जो आपकी समस्या है ये हो सकता है, मैंने कहा ना कि वो दूध जो है पूरी तरह से नहीं निकाल पा रहे हों, तो ढंग से देखेंगे तो निकलेगा, वरना कोई बीमारी नहीं है ये जी। तो लेकिन सर अगर जैसे ऐसे दूध रिश्ता रहा तो क्या इससे कुछ समस्या? हाँ, क्योंकि वो उसके छिद्र भी खुले हुए होते होंगे तभी। जी हाँ, देखिए एक रोग होता है थनैला रोग, उसमें जरूर जो है तो उसमें भी दूध नहीं, रिश्ता नहीं है उसमें। अगर दूध के साथ अगर उसमें जो थन में सूजन आ गई है, आप ये भी देखेंगे थन में कहीं सूजन तो नहीं है। इसके अलावा दूध में ब्लड भी आता है, तो आपके इसमें वो सब चीज तो नहीं है। तो अगर ये सब चीज है और एक बार किसी नजदीक के आप गुना के पशु चिकित्सालय में अपने पशु को दिखा लेंगे तो ये समस्या का समाधान आपको निश्चित रूप से मिलेगा। एक दर्शक हैं और हमारे साथ फोन लाइन पर दिलीप हैं, दिलीप राणा जी हैं, आइए उनका भी सवाल लेते हैं। सहारनपुर से हैं ये। दिलीप जी स्वागत है हेलो किसान में, प्रश्न बताएं। नमस्कार जी डॉक्टर साहब को, आपको भी सर नमस्कार जी। वो मेरे गाय है जी, उन्हें मैं मिनरल मिक्सचर भी देता हूँ जी। बहुत अच्छी बात है जी, धन्यवाद जी आपका। दिलीप राणा जी मेरे नमस्कार जी। नमस्कार दिलीप जी, आप मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं तो उसका आपको प्रभाव भी अपनी गायों पे देखने को मिलता होगा। जी 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 सर, लेकिन वो पेशाब पीती है जी और मट्टी चाटती है। और मैं आपको सर मैं उन्हें कीड़ों की बट्टी भी देता हूँ सर। नहीं, ये एक बीमारी है, ये एक अक्सर पशुओं में बीमारी, इसको हम पाइका बोलते हैं, जिसमें पशु क्या करता है, या तो पेशाब पिएगा या जो दीवार है उसको चाटता है, उसको खुरसता है या मिट्टी खाने लगता है। तो आप उसके लिए ज़रूरी है कि आप तुरंत उसका इलाज कराएं, पशु चिकित्सक को दिखाएं। यहाँ से मैं दवाएं आपको नहीं बताऊंगा, उसका कारण है कि उसमें उसकी कई चीज़ें उसकी टेस्ट करनी पड़ेंगी। तो आप अपने नज़दीक को दिखाएं, और ये बीमारी ऐसी नहीं है, बीमारी ठीक हो जाती है। तो आप और मिनरल मिक्सचर हमेशा देते रहिए। साथ ही साथ आप अभी क्योंकि सहारनपुर से हैं, सहारनपुर में भी ठंड का है असर है और सर्दी वहाँ भी खूब पड़ रही है, तो पशु प्रभावित होते हैं। तो आप जो है, क्योंकि आपने स्वयं बताया कि मैं मिनरल मिक्सचर देता हूँ, इसका मतलब आप एक जागरूक पशुपालक हैं। वैज्ञानिक तरीके से अगर पशुपालन करेंगे तो राणा जी निश्चित रूप से आप जिस व्यवसाय से जुड़े हैं ये व्यवसाय आपको लाभदायक होगा। जी सर, एक अजय सिंह है
ये राजस्थान के टोंक से, और ये बकरी पालन करना चाहते, भेड़ माफ़ कीजिएगा, भेड़ पालन करना चाहते हैं डॉक्टर मनीष, तो क्या इसमें सरकार की तरफ से किसी तरह की मदद है, कोई सब्सिडी मिल सकती है इन्हें? बिल्कुल जी, आजकल सरकार बकरी पालन और भेड़ पालन दोनों के लिए बहुत तरह की सब्सिडीज़ देती हैं, और एक नेशनल लाइवस्टॉक मिशन प्रोग्राम के अंतर्गत भेड़ पालन के लिए लगातार उसमें सब्सिडी दी जाती है कि जो आप उसको 100 भेड़ें रख रहे हैं, 100 के साथ 5 आपने नर रख रहे हैं, तो उसके लिए आपको लगभग 10 लाख तक की सब्सिडी मिलती है। आप 200 भेड़ें रखते हैं तो और 10 नर तक रख रहे हैं तो आपको 20 लाख की, इसी तरह से आप बढ़ते हुए 500 भेड़ें और आप 25 नर तक रख रहे हैं तो आपको 50 लाख तक की सब्सिडी उसमें मिलती हैं। यदि आप इसको छोटे लेवल पे काम करना चाहते हैं तो आपको इसमें प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत भी आप इसमें से लाभ ले सकते हैं। जी सर, एक सवाल आया गाय से जुड़ा हुआ है डॉक्टर पाठक आपके लिए। ये हमारे दर्शक हैं अंकित चौधरी, और ये जानना चाहते हैं गिर नस्ल की इनकी गाय है, और उत्तराखंड में क्या ये 7000 फीट की ऊंचाई पर गिर गाय रख सकते हैं? क्या ये सक्सेसफुल है? नहीं, मैं आपको सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि देखिए ये जो गिर गाय है ये सौराष्ट्र गुजरात की है, इनको हम ब्रीडिंग ट्रैक्ट बोलते हैं, तो ये इतनी ऊंचाई पर रखना जो है वो लाभदायक नहीं है, न तो लाभदायक है न ही उसके स्वास्थ्य के लिए ठीक है। कमर्शियली ये वाइबल नहीं कमर्शियली वाइबल जी, तो वहाँ के लिए क्या सजेस्ट करना चाहिए? वहाँ के लिए आप जो है ना, आपकी खुद की एक बद्री गाय है, छोटी गाय है उत्तराखंड की, तो बद्री गाय रखिए, ठीक है। बद्री गाय का दूध कम होता है, लेकिन मैं आपको बताऊं बद्री गाय की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि एक तो क्या है कि उसकी जो दूध है वो उसकी बड़ी मेडिसिनल वैल्यू है, बड़ा बहुत स्वास्थ्य उससे अच्छा होता है। तो आप बद्री गाय रखिए। गिर का एक प्रचलन सा चल गया है, हम वो हर जगह नहीं रख सकते पहाड़ी क्षेत्र में, क्योंकि गिर का जो साइज है गाय का वो बड़ा होता है, वहाँ पर उसको पहाड़ पर चलने में निकलने में दिक्कत होगी। तो आप अपने यहाँ की बद्री गाय जो है ना, बड़ी मशहूर बहुत अच्छी गाय आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप 7000 फीट से नीचे पे, मैं और उन किसान भाइयों को भी बताना चाहूँगा जो उत्तराखंड में इस डेयरी व्यवसाय को प्रारंभ करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर अगर आप ज़्यादा हाइट पर नहीं है तो वहाँ आप साहिवाल रख सकते हो। साहिवाल बहुत अच्छी गाय है, आपके देहरादून में तो बहुत अच्छा फार्म है साहिवाल गाय का, सरकारी भी है, और साहिवाल गाय वहाँ पर लेकिन वही कंडीशन है कि बहुत, जैसे आपने कहा ना 7000 फीट की, वो वहाँ पर नहीं, वो भी जो नीचे हाइट है वहाँ पर रखिए, नहीं तो बद्री गाय रखिए। ठीक है सर, एक और हमारे साथ दर्शक हैं, शैली हैं, जिन्होंने हमें हनुमानगढ़ से कॉल किया है, राजस्थान से हैं। शैली जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में, प्रश्न बताइए। नमस्कार मैम, मैं शालिनी बेनीवाल गांव पर लिखा तहसील नौर जिला हनुमानगढ़ से बात कर रही हूँ जी। मैम, हमारे 4 महीने की भैंस है जो फिर से गर्भवती नहीं हो रही है। 6 महीने की? 4 महीने की ब्याई हुई है, फिर से गर्भवती नहीं हो रही है। अच्छा, फिर से हीट में नहीं आ रही है। हाँ बिल्कुल शैली जी, 6 महीने हो गए हैं उसको ब्याए हुए, तो अब उसे हीट में आना चाहिए, बिल्कुल आपकी चिंता वाजिब है। तो आपको भी मैं वही सलाह दूंगा। एक तो यह है कि हालांकि हनुमानगढ़ क्षेत्र के जो आप जैसे पशुपालक हैं वो अपने भैंसों का गायों का बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं, वहाँ का चारा, वहाँ का जो इस तरह का वैज्ञानिक तरीके से रखते हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है 2 समस्याएं हों। आपकी भैंस को कोई हार्मोनल कोई समस्या हो, या हो सकता है कि उसके कोई जननांग में कोई परेशानी आ गई हो। तो आप हनुमानगढ़ में जो पशु चिकित्सालय है हमारा, वहाँ पर अपनी गाय का, वो भैंस का निरीक्षण कराएंगे तो उसका निश्चित रूप से निदान आपको वहाँ मिलेगा। जी बिल्कुल, ठीक है सर। अब बहुत तरह के सवाल आ रहे हैं, हालांकि हमारा विषय सर्दी में रखरखाव, लेकिन फिर भी जो भी हमारे सवाल हैं दर्शकों के, जैसा कि हमने कार्यक्रम के शुरुआत में कहा था, पशुपालन से जुड़े हुए वो सभी सवाल हम तक पहुँच रहे हैं। डॉक्टर मनीष, हम बात कर लेते हैं भेड़ और बकरी के बारे में, और आवास के बारे में आपने बताया। आहार को भी लेकर क्या सर्दियों में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता होती है? बिल्कुल जी, बकरी को सर्दियों के दिनों में हम लोग कम घुमाने के लिए लेके जाते हैं, तो इसलिए उसमें जो कि बकरी के नेचुरली वो ग्रेजिंग के लिए जाती है, तो वहाँ पे उसको घास कम मिलता है। सर्दियों में घास की भी मात्रा कम हो जाती है, और घास के ऊपर ओस भी जम जाती है, जिसकी वजह से बकरी कई बार खा भी नहीं पाती है। तो इसलिए उन दिनों में हमें बकरी को विशेष आहार देने की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए उसमें उसको लेग्यूमिनस क्रॉप्स जो हम कहते हैं उनको वो देनी चाहिए, और साथ साथ उसको कंसंट्रेट फीडिंग भी बढ़ानी चाहिए। क्योंकि और दूसरी चीज़ जो उनको बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है, जो बकरी को होता है उनको पानी, ठंडा पानी नहीं पिलाना है।
जैसे कई बार होता है कि किसान भाई हमारे पानी भरकर रख देते हैं रात को और उसी को सवेरे पिला देते हैं, तो ठंड की वजह से वो पानी बहुत ठंडा हो जाता है और उससे बकरी के स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ता है। तो इसलिए मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि आप हमेशा जब भी पानी पिलाएं बकरी को तो उसको फ्रेश वाटर, जैसे कि ताज़ा पानी ही पिलाएं और उसी समय निकाल के पिलाएं, तो उससे और डॉक्टर मनीष, और देखिए मेमनों में हमने देखा कि बहुत जल्दी उनको सर्दी लग जाती है, ठंड बहुत जल्दी लगती है, बकरियों में ये बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है, तो ये जो सर्दी जुकाम उन्हें हो जाता है, इसके लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल, ये निमोनिया बीमारी ऐसे जैसे कि मेमनों के अंदर बहुत कॉमनली हो जाती है, जैसे डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि उसके बीच में हमें उनका ध्यान रखने की विशेष आवश्यकता होती है कि बकरी के मेमनों को रखने के लिए हमें नीचे उसकी ज़मीन ठंडी ना हो उसका ध्यान रखना है। तो उसके ज़मीन के ऊपर हम लोग को फूस लगाएं, कम से कम ये आपको देखिए कि अराउंड 10 इंच तक की फूस रखें ताकि उसके नीचे से उसको ठंडक ना लगे। फिर उसके बाद उस फूस को भी आप लगातार बदलते रहिए, जो गीली हो जाती है तो उसको बदलते रहिए। और दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जितनी भी इसमें बकरियों के मेमनों के अंदर कई बार बीमारियों का बहुत खतरा रहता है, जो हमें उसकी वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है, टीकाकरण है, उसको सही ढंग से करने की आवश्यकता होती है। जी, तो आप तो वैक्सीनेशन के बारे में बता दीजिए सर, किस किस तरह का वैक्सीनेशन होना चाहिए बकरियों में? हाँ, जो बकरियों के अंदर मेमनों में हम लोग तीसरे से चौथे महीने के बीच में ज़्यादातर वैक्सीन करते हैं। इसमें मुख्यतः रूप से हम लोग 4 वैक्सीन करते हैं। उसमें सबसे बड़े है कि जिसे हम कहते हैं कि PPR वैक्सीन, जैसे कि हम लोग बकरी का प्लेग भी कहते हैं, उसकी वैक्सीनेशन प्रोग्राम करते हैं। वो हम तीसरे महीने में बकरी के बच्चे को वैक्सीनेशन देते हैं और उसके बाद उसको हम 3 साल के बाद रिपीट करते हैं। दूसरी वैक्सीनेशन प्रोग्राम करते हैं हम FMD का करते हैं। FMD का भी हम तीसरे से चौथे महीने में करते हैं। तो इसको हम लोग एक उसकी बूस्टर डोज देते हैं 1 महीने के बाद और फिर उसको हर 6 महीने के बाद हम रिपीट करते हैं। जो तीसरी वैक्सीनेशन जो कॉमनली होती है वो एंटेरोटॉक्सीमिया की और उसकी वैक्सीनेशन प्रोग्राम होता है, तो वो उसको भी हम लोग देने तीसरे महीने में देने के बाद हर 6 महीने के बाद रिपीट करते हैं। और ये मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि एक वैक्सीनेशन से दूसरी वैक्सीनेशन के बीच में अंतराल रखना जरूरी होता है। उसको लगभग हम लोग 1 सप्ताह से 10 दिन का अंतराल रखें, उसके बाद ही दूसरी वैक्सीनेशन कीजिए। ठीक है सर, तो बहुत अच्छी जानकारी दी आपने वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई, और ये भी बताया कि कितना दोनों ही वैक्सीन के बीच में जो भी आप वैक्सीन लगवाते हैं नियमित रूप से, उसमें कितना आपको दिनों का गैप रखना चाहिए। फिलहाल यहाँ एक और छोटी सी ब्रेक का वक्त हो गया है, कहीं मत जाइएगा। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ, मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे DD किसान पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हम पहुंच गए हैं। अगर अभी भी आपने हमें अपने सवाल नहीं बताए हैं तो थोड़ा समय भी बाकी है। फ़ोन उठाएं, व्हाट्सएप करें, ईमेल करें या फिर हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। और एक कॉलर हमारे साथ, आइए बात कर लेते हैं। हेलो, मथुरा से ही सर कॉल है हमारे पास। हेलो जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर, बताइए क्या सवाल है। सुखदीप सिंह है हमारे साथ, मथुरा उत्तर प्रदेश से। जी बताइए। जी, मेरे पास एक सहवाल गाय है, 8 महीने की, वो 51 है। ठीक है। और 6 लीटर दूध दे रही है अभी बरकरार। वेरी गुड। 6 लीटर दूध दे रही है अभी। बहुत बढ़िया। तो उसमें क्या समाधान करना है? दूध को छोड़ दें या क्या करें? क्या करें? जी 8 जी सर, 8 महीने अभी दूध दे रही है, 8 महीने की गाभिन है। तो आप क्या जानना चाहते हैं? ये जानना चाहते हैं दूध को छोड़ दें सर, क्या करें? नहीं, अभी मत छोड़िए।
अच्छा, तो 9 महीने की ब्याप रहेगी, फिर दूध दे देगी आगे? हाँ, नहीं कम देगी, लेकिन अभी मत छोड़िए, अभी तो देने 1-2 महीना चलाइए उसको। 8 महीना की हो गई सर वो? अच्छा, 8 महीने की हो चुकी है। अच्छा, हाँ, फिर तो सुखदीप सिंह जी, फिर तो दूध छुड़वाना ही पड़ेगा आपको। जी बिल्कुल। तो सर थोड़ा मुझे नहीं सर जी, मेरे 8 महीने की ज्ञापन हो चुकी है सर जी। सर मैं एक बार बता देती हूँ, 8 महीने की ज्ञापन है इनकी भैंस और अभी भी 6 लीटर तक दूध वो दे रही है, तो ये क्या करना चाहिए इन्हें इस समय? दूध लेना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? मैंने वही कहा आपसे कि देखिए, क्योंकि वो 8 महीने की तो ज्ञापन हो चुकी है, अब उसके जो है 1 महीने बाद जो है वो ब्याएगी, ठीक है ना? तो आपको दूध तो उसका बंद करना पड़ेगा। ये एक अच्छी बात है कि वो 6 लीटर दूध दे रही है, ये बात सही है, लेकिन फिर भी जो है, और आपने सही कैलकुलेशन करी, वो ये 8 महीने की ज्ञापन है। वो फोन कट गया, हाँ कट गया है। तो इस इतनी एडवांस प्रेगनेंसी में इतना दूध जो है गाय देती नहीं है, लेकिन फिर भी अपने को थोड़ा उसको समय देना पड़ेगा, ब्याने से पहले उसको ड्राई तो करना ही पड़ेगा। तो थोड़ा सा सावधानी यहाँ पर भी बता दें सर कि क्या करना चाहिए अगर पशु गाभिन हो, और कितने महीने के बाद दूध उसका नहीं निकालना चाहिए? देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात तो यहाँ पर हम ये बात करेंगे कि पशु आपका अगर दूध दे रहा है और वो कब ज्ञापन होना चाहिए, तो एक तो समय से उसको ज्ञापन कराने की आवश्यकता होती है जी। अगर कुछ पशुपालकों ने ये सवाल करा कि पशु, चाहे विशेष रूप से मैं भैंसों में देखता हूँ कि भैंसों में ज्ञापन न होने की प्रवृत्ति कुछ ज्यादा हो जाती है, जिनको हम लोग रिपीट ब्रीडर कहते हैं। तो ऐसे पशुओं का परीक्षण, जननांगों का परीक्षण जो है नियमित रूप से करवाइए। ऐसे पशुओं का गोबर परीक्षण भी होना चाहिए, क्योंकि उनमें हो सकता है पेट में कीड़े हों, कोई और दिक्कत हो और कोई बीमारी हो, तो इसका पूरा परीक्षण आप कराएंगे तो निश्चित रूप से। साथ ही साथ एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो आप कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं, वो कृत्रिम गर्भाधान सही जगह से या सही आदमी से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कभी कभी हम जो दूर दराज के गांव के क्षेत्र में होते हैं, वहां पर जो है वो ठीक से नहीं होता है, कोल्ड चेन मेंटेन नहीं होती है, और वो फिर हम शिकायत करते हैं कि हमारी गाय या भैंस जो है वो गर्भित नहीं हो रही है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सब चीजें ऐसी हैं जिनको हम कहते हैं वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन करना। तो अगर आप करते हैं, साथ ही साथ पशु को जो है चारा, अभी आप अंजू जी बात कर रही थी कि जाड़ों में पशुओं की चारे की भी व्यवस्था जो है, या जो दाना है, जो खाना है, उसकी प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। अगर दूध दे रही है, जैसे अभी सुखदीप सिंह जी का जो केस आया, ऐसे में हमको इस गाय को बिनौले की खल देनी चाहिए, इसको मिनरल मिक्सचर देना चाहिए, हरे चारे का और जो सूखा चारा है उसका 2 और 1 का जो है वो अनुपात में उसको देना चाहिए। साथ ही साथ जो है आप उसको गुनगुना पानी, खौलता पानी नहीं, गुनगुना पानी दें, धूप में पशु को बिठाएं, और बहुत ज़्यादा ठंड में उसको, क्योंकि वो आप उससे दूध भी, 2 स्ट्रेस आ रहे हैं उस पर, उसके शरीर पर। एक तो आप उससे दूध भी ले रहे हो, दूसरा उसके अंदर एक बच्चा भी पल रहा है उसके गर्भाशय में। तो 2 तरह के लिए आपको व्यवस्था करनी है कि पशु आपका सुरक्षित रहे। जी डॉक्टर मनीष, क्योंकि कार्यक्रम को समाप्त करने का समय है, तो जैसे अभी हमने देखा कि उनकी गाय भैंस जो है गाभिन है और दूध दे रही है, तो इसी तरीके से जो हमारी भेड़ और बकरियां हैं, उनके गाभिन होने पर कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? बहुत कम शब्दों में मैं जानना चाहूँगी, कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो गया। बिल्कुल, जब हमारी बकरियां गाभिन होती हैं और जो दूध देने वाली बकरियां हैं, तो उस समय हमें उसके आहार के ऊपर विशेष ध्यान देना पड़ता है। उसको हमें ज़्यादा कंसनट्रेट फीड देनी पड़ती है। जैसे हम लोग ज़्यादातर कहते हैं कि 300 ग्राम तक कंसनट्रेट फीड आप गाभिन बकरी को दीजिए, और उसके बाद आप उससे जितना आपका बढ़ता जा रहा है, उसके दूध भी साथ में दे रही है, तो आपको फिर 300 से 500 ग्राम तक आपको कंसनट्रेट फीड देना पड़ेगा, तभी उसकी स्वास्थ्य के लिए वो अच्छा रहेगा। और दूसरी चीज़ जो है कि मिनरल मिक्सचर्स, वो उसकी इम्पोर्टेंस बार बार डॉक्टर पाठक भी बता रहे हैं, और हम भी उसी के ऊपर दोबारा से आपको विशेष तौर पे उस पर कहना चाहेंगे कि मिनरल मिक्सचर जरूर दीजिए अपने पशु को, और उसका सही देखभाल के लिए बहुत उत्तम है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी जानकारी सर आपने दी, और मुझे पूरी आशा है कि जो आज हमारे दर्शक जिन्होंने कॉल किया, जिन्होंने नहीं भी किया लेकिन वो हमारे कार्यक्रम के साथ बने रहें, उन्हें भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ आज के कार्यक्रम से अवश्य प्राप्त हुई होंगी, और इससे उन्हें लाभ भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनीष आपका भी, डॉक्टर पाठक आपका भी, धन्यवाद। और इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में इतना ही, लेकिन अगले अंक का विषय क्या है आइए जान लेते हैं। अगले अंक का हमारा विषय है मोटे अनाज का खाद्य प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग और आम के बागों की देखभाल।
दोनों विषय से जुड़े हुए आपके जो भी सवाल हैं आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com। आप हमारे कॉल सेंटर नंबर पर भी कॉल करके अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करते हैं। तो आप हमारा कॉल सेंटर नंबर नोट करें 1800-1130-60। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करें, अपने सवाल रिकॉर्ड करवाएं। और एक और जानकारी दे देते हैं कि अगर आप हमारा कार्यक्रम शुरुआत से नहीं देख पाए हैं या फिर कोई जानकारी फिर से सुनना चाहते हैं या फिर हेलो किसान का कोई पुराना एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारी यूट्यूब चैनल पर जाएं। डीडी किसान का यूट्यूब चैनल आप देखिए, इस QR कोड को स्कैन करें, आप सीधा हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे। आप सब्सक्राइब करें, जो कार्यक्रम अच्छे लगे उन्हें लाइक कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय भी हम तक पहुँचा सकते हैं। फिलहाल यहाँ आपसे विदा लेंगे। हेलो किसान के नए अंक में नए विषय के साथ और नए विशेषज्ञों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, फिर लेंगे आपके सवाल और देंगे आपके सवालों के जवाब। फिलहाल आप दूरदर्शन किसान के साथ बने रहें। नमस्कार।